मैं इंदु पांडे फिल्म बीबो की तरफ से आप दोनों का स्वागत करती हूं और मेरे साथ हैं सुधांशु शुक्ला जी पोलैंड से और बीएल गौर साहब दिल्ली से। और गौर साहब के बारे में मैं तो क्या ही बोलूं, शुक्ला जी बोलेंगे। इंदु जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, परफेक्ट। थैंक यू। बीएल गौर जी एक ऐसे साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, गीतकार हैं और जीवन के जितने विभिन्न पक्षों को देख लें, और ऐसे साहित्यकार जो कालजयी रचनाओं में आने वालों में से हैं, और इनको पढ़ना समाज को दिशा और दशा दोनों को दिखाता है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है आपके मंच पर गौर साहब हैं, इनको सादर नमन करते हुए आप कार्यक्रम शुरू करें। तो ये जो आपने जो बातें बोली कि आप एक गीतकार हैं, कहानीकार हैं, तो आज हम गौर साहब के जो कहानी पक्ष है उसकी एक कहानी लेंगे और उसी के बारे में चर्चा होगी। एक कहानी अनुदान, जिसके बारे में शुक्ला जी आप बताएं। उससे पहले गौर साहब से पूछते हैं कि सर ये कहानी, गीत, कविताएं, तो सब माध्यम में लिखने के लिए क्या अपना आपको रोल थोड़ा बदलना पड़ता है या एक ही जैसा सोच के लिखते रहते हैं? ऐसा है इंदु जी कि हम समाज में रहते हैं और जब हम कहीं चलते हैं, निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं तो बड़े दृश्य सामने आते हैं। और जो मेरी कहानियों के पात्र हैं, आप ये समझिए कि करीब 14-15 कहानियां हैं, वो पात्र मुझे कहीं ना कहीं मिल चुके हैं। अब जैसे इसी कहानी के अनुदान की आप बात कर रही हैं, तो जब मैं रेलवेज में था तो यही बड़ौदा हाउस में एक इस तरह का व्यक्ति था और उसका नाम भी नारंग ही था। और वो सब कहानी उससे जुड़ती है। और चूंकि मैं फिर बाद में गाजियाबाद से योजना विहार आया, योजना विहार से आजकल हम कर्नाट प्लेस आ गए, यहाँ 112 खंडवा रोड में। इस बीच में करीब 8 साल 10 साल में योजना विहार में रहा। वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ फिर आनंद जैसा कोई आदमी मिल गया। और वो सच्ची घटनाएं इसलिए हो जाती हैं कि मैं तमाम जो जमीन से निकले हुए लोग हैं, क्योंकि मैं खुद गांव में पैदा हुआ और जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, उनसे मेरी आत्मीयता बढ़ जाती है। और विशेषकर जब कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए तो फिर मैं सारा ध्यान छोड़कर उसी के साथ लग जाता। तो ये जो नारंग साहब थे, वहीं मेरे घर से आगे रहते थे। अब नारंग एग्जैक्टली नारंग नहीं थे, लेकिन नारंग थे। तो ये कहानी शुक्ला जी ने पढ़ी हुई है। तो शुक्ला जी, आप जरा थोड़ी सी इस कहानी का जो जब आपने पढ़ी तो आपको उस वक्त जो अनुभूति हुई उसका थोड़ा जिक्र कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कहानी पढ़ी और ये एक लेखक नरेटर के रूप में ये कह रहे हैं, और इसमें दो राय नहीं कि जो गौर साहब ने कहा उनकी देखी हुई जीवन में और पड़ोस में उन्होंने कहा, उसी रूप में आंखों देखी घटना जो होती है वो इनकी कहानी का उद्देश्य होता है। इसीलिए इनकी रचनाएं प्रेमचंद की तरह से जिस तरह से पढ़ते हैं, कहानियां कम हैं लेकिन कालजयी रचनाएं जो समाज से जुड़ती हैं। ये कहानी की शुरुआत 15 साल बैंक के चीफ मैनेजर आनंद नारंग की है, जो स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट लेते हैं और बड़े बेटे कुलदीप का बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम है। और जो रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से पीएफ मिलता है, पैसा मिलता है, 15 लाख रुपए मिलते हैं, और बेटा ये कहता है कि पिताजी के आने पर रिटायरमेंट पर पार्टी होती है और 15 लाख रुपए मांग कर कि काम बढ़ जाएगा और मैं उसमें कर लूंगा। छोटे बेटा होता है क्योंकि बड़े घर में परिवार में बड़े की चलती है, अच्छा परिवार चलेगा, पिता भी उस तरह से बढ़ता है, जबकि पत्नी मना करती है। लेकिन बेटी को इनकी कहानी में उसमें भी बेटी और दामाद को नहीं बुलाया गया। ये हमारे समाज का आईना है। और 15 साल बीत जाते हैं, 15 लाख के शून्य हो जाते हैं। कुलदीप का बेटा बाहर चला जाता है, अकेले रहते हैं। माँ बाप बड़ा बेटे के पास नारंग जी रहते हैं, छोटे बेटे के पास जो होता है उनकी पत्नी रहती हैं, कि हम जिसे ईश्वर ने बनाया उनको किस प्रकार से बेटे बांध लेते हैं। और ये एक समस्या जो इन्होंने उठाई है, ये कई कहानीकारों ने इस तरह की समस्या उठाई हुई है कि करते रहते हैं। और ये समस्या हर घर में भी मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मैंने इसीलिए कहा, ये इनकी जो ये कोई जासूसी, कोई काल्पनिक नहीं, बिल्कुल यथार्थ की बात, और यथार्थ की बात से एक संदेश भी देते हैं वो। जी जी जी, केवल घटना का चित्रण नहीं कर रहे। और माँ बीमार हो जाती है, टीबी है, बच्चे पूछने नहीं आते, दवा ले ली, बाहर से झांक के चले जाते हैं। उन बुजुर्गों की जो वृद्ध विमर्श है उसको भी इन्होंने उठाया उसके साथ साथ ये करने के लिए। और एक दिन ऐसा पता लगता है कि सुबह आते हैं और उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है।
जी। कहानी यहाँ से ट्विस्ट करती है, कहानी नया मोड़ ले लेती है। वो कुछ करने जाते हैं, पत्नी की अलमारी देखते हैं, अलमारी खोलते हैं तो उसमें एक लिफाफा होता है जिसमें 30,000 रुपए रखे होते हैं। वो 30,000 रुपए लिखते हैं और अपनी पत्नी को लेकर गंगा स्नान कराते हैं, दाह संस्कार सब कुछ कराते हैं, फूलों को डुबोते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। और वो कहते हैं इनके जो शब्द कहे हैं वो बहुत ही कामगार हैं कि तीसरे दिन आनंद बाबू शमशान घाट गए, फूल चुने और हरिद्वार चले जाते हैं। साथ ही वे 30,000 रुपए ले जाना नहीं भूले, क्योंकि वे जानते थे कि जाते हुए उनकी पत्नी सुमित्रा उनका इस कारागार से निकलने का पूरा प्रबंध करके गई है। नारी का वो उदात्त रूप जो गौड़ साहब हर अपनी कहानी में दिखाते हैं, इसीलिए मैं इनको बहुत बड़ा साहित्यकार मानता हूँ। गौड़ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, गौड़ साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। यहाँ सुधांशु जी थोड़ा भूल गए कि वो जो सुमित्रा थी वो खांसी से पीड़ित थी, बरसों से पीड़ित थी, उनका कोई इलाज नहीं होता था क्योंकि पैसे तो सब वो दे चुके थे और किसी तरह गुजारा होता था। तो वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ हरिद्वार चले गए एक पिकनिक मनाने के लिए। तो वो बूढ़े दोस्त थे, रिटायर्ड लोग जो हैं, वहां उन्हें खबर मिलती है कि सुमित्रा बहुत बीमार है। तो वहां से तुरंत रात में बैठ करके वो चल देते हैं, बस सारे रास्ते ईश्वर से दुआ करते हैं कि मुझे सुमित्रा आखिर बार मिल जाए। अच्छा। लेकिन जब वो आते हैं तो देखते हैं दरी बिछी हुई है और लोग उस पर बैठे हुए हैं और सुमित्रा का शव एक कोने पर रखा हुआ है। तो वहां फिर सारे कार्यक्रम जो भी होते हैं। उसके बाद तीसरे दिन वो फूल लेकर के फिर हरिद्वार चले जाते हैं और जब अलमारी खोल रहे थे तो उसमें वो लिफाफा मिला। ये जाते हुए वो पत्नी बीमार होते हुए भी ये सुरक्षित करके जाती है कि मेरा पति वो इस पीड़ा में नहीं रहेगा, जिस कारागार में हम लोग जी रहे हैं वो नहीं जिएगा। वो उसके बाद वो चले जाते हैं हरिद्वार और फिर लौट कर नहीं आते। ये कहानी का थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो गौड़ साहब जो इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं, तो इनकी जो आपने बुनाई की कि कैसे किस सिचुएशन में किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, वो कैसे किया था आपने? वो ऐसे किया कि जब मैं रेलवे में था तो गाजियाबाद में पोस्टिंग थी मेरी एज एन इंजीनियर, तो सामने ही एक डीके ट्रांसपोर्ट था और डीके ट्रांसपोर्ट को मैंने उस शान में देखा जब 2-2 पिए रखता था, लड़कियां रिसेप्शन पे बैठती थी और करीब 3 साल के बाद मैंने उसको देखा जैसे कोई भिखारी होते हैं। दफ्तर जो है टूटा पड़ा था, तो मैं गया, मैं तो ट्रांसफर हो चुका था वहां से दिल्ली के लिए, लेकिन फिर मैं एक दिन ऐसे ही मेरी क्यूरियोसिटी ये बड़ी बहुत ज्यादा रहती है कि मैं फलाने व्यक्ति को 10 साल पहले मिला था, तो अब देखूं मैं वो क्या कर रहा है। तो देखा तो हालत की खराब थी, तो कहने आइए भाई साहब ये, मैंने कहा मैं तेरे ऑफिस को ठीक करा दूं? तो कहा नहीं भाई साहब मेरी एक मदद कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कि मुझे 3 लाख रुपए दिलवा दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं भी जॉब में हूँ, मेरे पास नहीं है, एक दोस्त से दिलवा देता हूँ। वो दिलवा दिए, 1.5% इंटरेस्ट प्रो नोट लिख दिया, सब कुछ हो गया। बाद में 1 पैसा नहीं दे पाए या लौटाए। तब तक मैं बिजनेस में आ चुका था नौकरी छोड़ करके। तो एक दिन वो वर्मा जी जिनके पैसे मैंने दिलवाए थे रिटायरमेंट के बाद, वो पहले तो मैं उनका इंटरेस्ट अपने पास से देता रहा, फिर जब देखा कि अब 2-3 महीने से इंटरेस्ट नहीं आया, मेरे पास आए कि गौड़ साहब वो आपने पैसे दिलवाए थे। मैंने कहा आप 4-5 दिन वेट करिए। 4-5 दिन के बाद कहीं से पैसे आए और मैंने चुपचाप 3,70,000 का चेक काट के वर्मा जी को दे दिया। और बच्चों ने जब पूछा कि वो पैसे कहाँ हैं, मैंने कहा वो पैसे मैंने किसी से लिए थे, उसको दे दिए। तो अब बच्चे क्या कहते हैं जब उनको पता चल गया कि वो पैसे कहाँ दिए थे? बच्चे पूछते हैं? कुछ नहीं इस मामले में मेरे बच्चों ने आगे पूछा ही नहीं। मैंने कहा किसी को दे दिए, किसी को जरूरत थी। और वो सज्जन आज भी जिंदा है गाजियाबाद में। अच्छा। लेकिन अब वो यही है, सुबह उठ के थोड़ा पी लेते हैं, बच्चे लात मारते हैं, रोटी दे देते हैं, वो उस हालत में है। तो ये सब चीजें समाज में ही मौजूद है, कहीं कुछ अच्छी कंडीशन में, कहीं खराब। बिल्कुल। तो वहीं से ये पत्र निकल के आता। कहते भी हैं कि हर इंसान अपने आप में एक कहानी होता है। तो शुक्ला जी आपने ये कहानी मतलब आपके हाथ कैसे लगी, पढ़ने का मौका कैसे मिला आपको? नहीं, मैंने गौड़ साहब का बहुत साहित्य पढ़ा है और बहुत पढ़ना भी बाकी है, और मीठी तथा अन्य कहानियां हैं। इसके बाद इनकी जो और पत्रिकाओं में जो कहानियां छपी वो भी मैंने पढ़ी हैं। और क्योंकि समय कम था इसलिए मैंने इस बात को छोड़ दिया, इस प्रसंग को, क्योंकि समय की सीमा को बांधते हुए। और
जी। इस कहानी की गौड़ साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसी तरह की कहानी उषा प्रेमवदा की लिखी गई है, वापसी कहानी लिखी गई है, बहुत चर्चित कहानी है। वो रेलवे, और गौड़ साहब ने भी रेलवे में काम किया है, इंजीनियर रहे हैं, और रेलवे की कहानी है, गजाधर बाबू की कहानी है। वो आते हैं रिटायरमेंट, जिस बच्चों के लिए अपनी 35 साल रेलवे में नौकरी करते आने के बाद घर में उनका कोई महत्व नहीं रहता, पत्नी भी बच्चों में सड़ जाती है, फिर वो वापस प्राइवेट नौकरी करने चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस कहानी से 4 कदम आगे जो ये सोच है गौड़ साहब की, कि पत्नी का वो विराट रूप भारतीय नारी का, संस्कृति का, कि मरने के उपरांत भी अपने पति के लिए इस तरह से। और भारतीय परिवार आप लोग देखते हो कि कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं पैसे निकले ना निकले, महिलाओं के पास से जरूर पैसे निकल आते हैं। वो आप भी कुछ ना कुछ छुपा के रखते होगे जरूर। बिल्कुल सही। तो गौर साहब, इस कहानी को जब आपने लिखा और लोगों के सामने आई, तो लोगों का जो रिएक्शन था, जिन्होंने भी इसको पढ़ा, क्या क्या रिएक्शन, क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए थे इस कहानी को लेकर के? बस इंदु जी, एक ही कमी है मेरे अंदर कि मैं कोई कार्य कर लेता हूँ तो मेरे पास सारे साधन हैं, मैं लाख रुपए भी खर्च कर सकता हूँ अपने ऐड के लिए, पर वो करता नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत गलत बात है कि मैं कोई काम करूँ, उसका फिर प्रचार हो, वो कहेंगे भाई गौड़ साहब बहुत अच्छे ऐड। ये तो हमारे सुधांशु जी हैं, पता नहीं कहाँ से हमारे भाग्य में आ गए, और हर ये लिख रहे हैं एक मेरे ऊपर किताब जो है, BL गौड़ का गीत लोक। अच्छा। वो, हाँ, इन्होंने मेरे गीतों पर एक तरह से रिसर्च की है, एक एक गीत के ऊपर 6 पेज लिखे हैं इन्होंने। तो वो किताब में इन्हीं के नाम से आएगी, और मेरे ख्याल है कोरोना का प्रेस खुलते ही और वो शुरू हो जाएगी। अब इन्होंने एक मीठी कहानी का जिक्र किया, उस मीठी कहानी, हाँ, मीठी सच्ची घटना है वो, और वो उसके पात्र भी सच्चे हैं। तो उसको देखिए, उस पर नाटक बॉम्बे के कलाकारों ने बनाया जो NSD के क्वालिफाइड लोग थे। अच्छा। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि हमने आपकी कहानी पर नाटक लिखा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खर्चा उठाऊंगा, मैं इसकी किताब छपवा देता। वो किताब छपी। फिर कह रहे हैं बाबूजी हम दिल्ली में शो करना चाहते हैं। फिर उसके लिए लगभग 3 लाख रुपए मैंने खर्च किए। वो लोग दिल्ली आए, उनके आने जाने का, रहने का खर्चा, और इतना सफल नाटक, इतनी भीड़ मैंने किसी नाटक में यहाँ मंडी हाउस में नहीं देखी। LTG थिएटर की 350 आदमियों की कैपेसिटी है, उसमें 400 आदमी थे खचाखच भरे हुए, और उसमें राज्यसभा के MP, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। और जिस समय नाटक का एंड हुआ तो सब रो रहे थे। तो वो एक ऐसी कहानी है मीठी, उसके 3 शो हो चुके हैं। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस बात का जिक्र आप दोनों से जरूर करना चाहूंगी कि फिल्म बीगो के इस प्लेटफॉर्म पे BL गौर साहब की कहानियां हम समय समय पर लेके आते रहेंगे। तो ये भी इनिशिएटिव शुक्ला जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि आप कहानीकार हैं। हमें तो नहीं मालूम था, हम आपको सही से बताएं। आप तो यही सोचते होंगे कि ये एक बिल्डर के रूप में या उसके रूप में आदमी है तो ये क्या साहित्य लिखता होगा। बिल्कुल तो, सही सोच रहे हैं आप। जी शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सामने बैठे हैं इसलिए ये बात की नहीं है, उसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको। विश्व हिंदी दिवस हमने यहाँ मनाया और गौड़ साहब को हमने बुलाया था, उसमें ये स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए नहीं आ पाए। मैंने इनका एक गीत गाया और भारतीय राजदूतावास के अंदर लोग नाचने लगे, जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रही थी वो उनके गीत पे गाने का। और आपको भेजूंगा, और इतनी तालियां बजी, लोगों ने गाया, कुछ कहने के नहीं। ये है प्यार के ब्याह, और मैं अगर समय हो तो वो सर ही सुना सकते हैं आपको। नहीं, लेकिन एक एपिसोड हमारा इस बात पे रहेगा BL गौर साहब के गीतों पे, ठीक है? आज हम बात कर रहे हैं अनुदान पे। तो अनुदान की कहानी लिखने के बाद गौर साहब, कभी आपको लगा कि इसके अंदर थोड़े से कुछ बदलाव किए जाएं? नहीं, बदलाव नहीं, बस अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि मेरी कहानियां छोटी हैं। अच्छा। मैं उनको ऐसे पड़ाव हैं जो विस्तार दे सकता था जैसे दूसरे लोग लिखते हैं, पर पता नहीं मैंने, अब जैसे काली मर्सिडीज पर आप जानती हो अलका सिन्हा, जिन्होंने कविता भी करती हैं, लेखक हैं, कहानी भी लिखती हैं। उन्होंने मुझे एक 2 लाइन की ईमेल भेजी, कहने के गौड़ साहब ये काली मर्सिडीज जो आपकी कहानी है, ये आपने एक उपन्यास को खत्म कर दिया कहानी, इस पर बहुत बड़ा उपन्यास लिखा जा सकता है। फिर मैंने वो दोबारा पढ़ी तो उन्होंने ठीक कहा, बड़े पड़ाव हैं, बड़ी संभावना है, तो बस वो ठीक है, मैं ना किसी से बताता हूँ
आज आपने पूछ लिया, आपके दर्शन हो गए, शुक्ला जी ने मिला दिया, तो आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और ये ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी। अभी आजकल आज ही कहानी लिखी है टूटन, अच्छा, तो आज ही पूरी हुई है। अच्छी कहानी है, वो भी इसी तरह से मिलती जुलती। सामाजिक पहलू उसमें जरूर है हर कहानी में। अच्छा। तो आप अपनी सभी अधूरी कहानियों को पूरा करिए, क्योंकि उनको दूसरों तक पहुंचाना शुक्ला जी का और हमारा काम होगा। जी शुक्ला जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं समीक्षक हूँ और समीक्षक के रूप में इनकी कहानियों को देखता हूँ, वैसे तो साहित्यकार कितनी भी कल्पना कर दे और उसमें डाल दे, लेकिन इनकी कहानियां लघु कहानियां हैं। लोग बड़ी जिज्ञासा से पढ़ते हैं और पूरी एक सिटिंग के अंदर खत्म हो जाती है। और कहानी का जो मूल तत्व है जिज्ञासा, वो हमेशा बरकरार रहता है, वो क्रम कहीं नहीं टूटता। आपको पूरा लगेगा एक सांस के अंदर आप बैठे हैं तो पूरा पढ़ लीजिए। इनकी कहानी की विशेषता है, इन्होंने भी कहा, 2-3 जगह मैंने और भी देखा, मुझे भी लगा लघु कथा है। और कथा वही है जो लोगों के मानस में जुड़ जाए, हमारे साथ साधारणीकरण कर ले, वो पात्र हमारे जीवन के अंदर लगने लगे। सुमित्रा हमारे परिवार में हो, नारंग की दशा हमारे परिवारों के अंदर है। ये इनकी कहानी की जो विशेषता है, लघु कथा होती हुई भी बहुत अच्छा है। और इन्हीं के मित्र हैं से रा यात्री जी, उन्होंने लिखा है कि इनकी कहानियां जो हैं वो लघु कहानी है और ये लगता है संस्मरण है। वो संस्मरण इसलिए क्योंकि जीवन यथार्थ से इनके जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई बहुत बड़ी कहानी है। बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो आज का जो हमारा ये एपिसोड है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। अगले एपिसोड में बीएल गौर साहब के एक दूसरे नए व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो गीतकार हो सकता है, कहानीकार हो सकता है और उपन्यासकार भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी कहानियां हैं जो लंबी हो सकती थी। तो आज अनुदान के साथ बाकी सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत 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 धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सर।